नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री हवाई। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। तो आशीष मिश्रा की सुनवाई से जुड़ी बड़ी खबर। आशीष मिश्रा के मामले में जज ने खुद को अलग कर लिया है। जस्टिस राजीव सिंह ने सुनवाई से खुद को अलग किया। अब चीफ जस्टिस तय करेंगे सुनवाई के लिए नए जज का नाम। तो अब चीफ जस्टिस की अगुवाई में यानी कि नए जज का नाम तय होगा। हाईकोर्ट में जस्टिस राजीव सिंह ने ही जमानत दी थी। तो जमानत अर्जी पर अब ये सुनवाई और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नए जज का नाम भी अब लिया जाएगा। हाईकोर्ट में जस्टिस राजीव सिंह ने जमानत दी थी। लखीमपुर खीरी से जुड़ी बड़ी खबर। आशीष मिश्रा टेनी की सुनवाई से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आशीष मिश्रा के मामले में जज ने खुद को अलग कर लिया है। लखीमपुर से बड़ी खबर। जस्टिस राजीव सिंह ने सुनवाई से खुद को अलग किया है। राजीव सिंह ने ही जमानत दी थी आशीष मिश्रा टेनी को। अब चीफ जस्टिस तय करेंगे सुनवाई के लिए नए जज का नाम। चलिए बढ़ते दूसरी खबर की ओर। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में अचानक से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी के बाद प्रदेश और केंद्र सरकार अलर्ट पर है। वर्चुअली हुई बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार पर कैसे लगाम लगाई जाए, इस पर चर्चा की। कोरोना संक्रमण पर समीक्षा बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बीते 2 सालों में कोरोना को लेकर यह हमारी 24वीं बैठक है। कोरोना काल में जिस तरह केंद्र और राज्यों ने मिलकर काम किया है और उन्होंने कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई है, मैं सभी कोरोना वॉरियर्स की प्रशंसा करता हूं, ये कहना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी बैठक है। प्रदेश भर के जिलाधिकारी और कप्तानों के साथ वर्चुअल बैठक होगी। सभी कप्तान, सीओ और बीडीओ भी इस बैठक में वर्चुअली जुड़ेंगे। शाम 6 बजे सीएम योगी की बैठक का आयोजन किया गया है। तो प्रदेश भर के जिलाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एसएसपी, सीओ, बीडीओ इस बैठक में रहने वाले हैं। तो शाम 6 बजे का वक्त तय किया गया है। सीएम योगी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, मंथन करेंगे। चलिए अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे। संवाददाता अनुप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुप, एक तरह से देखा जाए तो आज सीएम बड़ी बैठक करने वाले हैं। महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी सीएम दे सकते हैं। कौन कौन इस बैठक में शामिल होगा? शाम 6 बजे ये मीटिंग शुरू होगी। पूरी जानकारी बैठक को लेकर। देखिए राजश्री, आज की बैठक काफी अहम मानी जा रही क्योंकि इसमें कई मामले इसमें जुड़े हैं। क्योंकि लगातार जिस तरीके से जो जनता दरबार सीएम का लगता है, वहां पर ज्यादातर समस्याएं हैं वो जिला प्रशासन की तरफ से होती हैं या फिर जमीनी होती हैं या फिर पुलिस विभाग की होती हैं। तो आज इस बैठक में जिला प्रशासन के अधिकारी शामिल होने वाले हैं। ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी से लगा के उप जिला अधिकारी, जिला अधिकारी शामिल होने वाले जिला प्रशासन की तरफ से। तो वही पुलिस विभाग की बात करें तो जिला कप्तानों के साथ साथ सीओ स्तर के भी अधिकारी शामिल होंगे, पुलिस कमिश्नर भी शामिल होंगे, मंडल आयुक्त भी शामिल होंगे। यानी आप सात संदेश सीएम योगी आदित्यनाथ कहीं न कहीं सुशासन को लेकर के किस तरीके से काम करना है, जनता की समस्याएं जो सुलझाना है, किस तरीके से सुलझाना है, और जो जिले से सीएम दरबार में लगातार शिकायतें आ रही हैं, जिन जिलों से ज्यादा आ रही उन जिलों को पर भी अधिकारियों से बातचीत करेंगे। किस तरीके से जनता के बीच में समस्याएं हैं या फिर अधिकारी क्यों नहीं निपटा पा रहे हैं, तमाम चीजों को लेकर। ईद आने वाली है, ऐसे में किस तरीके से जो त्योहार निपटाए जाए, क्या सख्ती बरती जाए, अपराध पे किस तरीके से अंकुश लगाया जाए, भ्रष्टाचार पर किस तरीके से अंकुश लगाया जाए। अधिकारी को लेकर के पहले ही आपने देखा होगा कि कई भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। यानी सीएम योगी आदित्यनाथ ने संदेश पहले ही दे दिया है। आज की बैठक से बिल्कुल साफ होगा कि काम किस तरीके से करना है, जनता की समस्याएं कैसे सुनना है, या फिर जो अधिकारी लापरवाह हैं या फिर
जो अधिकारी जनता की बात नहीं सुनते हैं, यहाँ लखनऊ आना पड़ता है, सीएम दरबार में उनको पेश होना पड़ता है, वहां समस्याएं लेके आते हैं। तो सब तमाम जो चीजें हैं उस पर आज का जो विषय जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का है, निश्चित रूप से अधिकारियों को सुशासन का संदेश देंगे और आने वाले समय में किस तरीके से काम करना है वो सब सीएम योगी आदित्यनाथ रूबरू होंगे, क्योंकि पुलिस विभाग में सीओ स्तर के भी अधिकारी आज जुड़ने वाले हैं। यानी जमीनी स्तर पर सीओ जो फील्ड में रहते हैं वो क्या समस्याएं हैं, क्यों नहीं सुनते हैं जनता की बात, क्या जनता को जनता दरबार सीएम जनता दरबार में आना पड़ता, तमाम जो चीजें हैं उस पर आज राष्ट्रीय सुनवाई होने वाली है। 6 बजे के बाद जानकारी मिलेगी किस जिले के अधिकारी को कहीं न कहीं बात हुई है, किसी को फटकार मिली है, क्या वो जिले चिन्हित किए गए हैं, जिन अधिकारियों की ज्यादा शिकायतें आ रही हैं, जिस विभाग से ज्यादा शिकायतें आ रही हैं, उन अधिकारियों पर किस तरीके से काम करना है, तमाम चीजों को आज बैठक 6 बजे होने वाली है। इस बैठक के बाद राष्ट्रीय जानकारी मिलेगी कि क्या कुछ बैठक में पॉइंट रखे गए थे और अधिकारियों को किस तरीके से दिशा निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। राष्ट्रीय बिल्कुल अनूप नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज मुख्यमंत्री अहम बैठक करने वाले हैं, शाम 6 बजे का वक्त है और कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक जो कार्यवाही है उसमें कसावट लाने की कोशिश यहां पर सीएम की तरफ से होगी। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। तो बाराबंकी में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण के समापन कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शामिल हुए। इस दौरान डिप्टी सीएम ने सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को पार्टी की रणनीति से अवगत करवाया और उनको लक्ष्य 2024 के लिए प्रशिक्षण दिया। इस दौरान केशव प्रसाद ने कहा कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में बीजेपी 75+ के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। जिसका समापन सत्र है, जिसे मुझे भी आगे का अवसर मिला और भारतीय जनता पार्टी लगातार संगठन बढ़े चलो, सुतंत्र पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का, समाज का, गरीब का, किसान का, मजदूर का, नौजवान का, महिलाओं का, वह काम सब किए चलो। इसी के क्रम में आज समापन सत्र का एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आया हूँ। मेरठ के मवाना में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आपको बता दें कि ये जो फैक्ट्री है वो फिटकरी रोड में स्थित है। केमिकल फैक्ट्री बताई जा रही है जहां पर अचानक आग लगी है। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया और सूचना पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची थी और आग बुझाने की कोशिश करती रही, लेकिन सफलता नहीं मिली। वहीं मेरठ और रामपुर जिले से भी दमकल की गाड़ियां बुलाई गई, जिसके बाद सूचना पर पुलिस पहुंची और आग को बुझाने की कोशिश जारी है। फैक्ट्री में दर्जन भर मजदूर काम कर रहे थे, वहीं आग लगने से भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। वक्त रहते मजदूर अपनी जान बचाकर बाहर निकल गए। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, ऐसा बताया जा रहा है। फिलहाल जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि इतनी भीषण आग कैसे लगी। बताया यह भी जा रहा है कि फैक्ट्री में आग लगते ही केमिकल से भरे बैरल तेज धमाकों के साथ फटे और ये आग बढ़ गई। मेरठ से संवाददाता आदित्य गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे, अभी क्या कुछ स्थिति है वहां पर, क्या आग को बुझाया जा सका है, किसी के घायल होने की खबर, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था? जी बिल्कुल, मेरठ जिले के मवाना में केमिकल फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लगी है। आग लगने से पहले फैक्ट्री में तेज धमाके भी हुए हैं। जिस समय फैक्ट्री में आग लगी उस समय फैक्ट्री के अंदर करीब 18 मजदूर फंसे हुए थे, जिन्हें बाहर निकाल लिया गया। फैक्ट्री के अंदर से धुआं आग की हकीकत जो है साफ बयां कर रहा है। आनंद फानंद में आग की सूचना पुलिस को दी गई, मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची। वहीं हापुड़ से भी जो दमकल की गाड़ियां उन्हें मंगवाया गया। फिलहाल जो प्रयास है आग बुझाने के जारी है और जो आसपास का क्षेत्र है वो भी खाली करा दिया गया। पुलिस पूरी तरीके से लगी है, दमकल की कई गाड़ियां मौजूद है और आग बुझाने का प्रयास कर रही है। चलिए आदित्य, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, क्या आधिकारिक कोई बयान इस पर सामने आया है, आग कैसे लगी इसे लेकर? जी बिल्कुल, पूरी जांच की जा रही है कि किन कारणों से आग लगी। सीएफओ से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि जो दमकल के कर्मचारी है, जो पुलिसकर्मी है, वो आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। जल्द ही आग पर काबू पा लिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। इधर बरेली की बात करें तो यहाँ पर सपा विधायक शहजुल इस्लाम के पेट्रोल पंप के ध्वस्तीकरण के मामले को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। करीब 18 दिन तक चुप बैठे सपा नेता इस मामले में चुप्पी तोड़ते हुए अब प्रतिनिधिमंडल के साथ सीबीगंज थाना क्षेत्र के परसाखेड़ा स्थित विधायक के पेट्रोल पंप की जांच करने पहुंचे, जहां उन्हें ध्वस्तीकरण की पूरी कार्रवाई की जांच की गई। जिसके बाद सपा प्रतिनिधिमंडल ने मीडिया से बात की और कहा
कि विधायक का पेट्रोल पंप ध्वस्तीकरण मात्र राजनीतिक साजिश है। इसके बाद प्रतिनिधि मंडल ने डीएम बरेली से मुलाकात कर अपनी जांच रिपोर्ट के साथ ही विधायक का पूरा पक्ष रखा। जांच प्रतिनिधि मंडल में शामिल नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद संजय लाठर ने कहा कि सूबे में 5000 लोगों को नोटिस दिए गए थे, लेकिन विधायक शहजल के अलावा किसी भी नोटिस में उस दिन तोड़फोड़ नहीं की गई। उन्होंने कहा कि यहाँ कोई स्थायी पक्का निर्माण नहीं था, सील भी किया जा सकता था, लेकिन राजनीतिक साजिश और बदले की भावना से पेट्रोल पंप अनधिकृत रूप से तोड़ दिया गया। आपको बता दें कि शहजल इस्लाम से समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल मिलने गया, लेकिन वो उन लोगों से नहीं मिले। ये सरकार निर्दयी सरकार है। ये सरकार लोगों को डरा के दहशत से राज करना चाहती है, इसीलिए बुलडोजर चला रही है। हमने आपके सामने अभी रखा कि कानून के तहत जिसने गलती की उसके खिलाफ बेशक कार्रवाई हो, लेकिन वो चिन्हित करके एक पार्टी या अपने विरोधियों के खिलाफ कर रही है। हम इसकी आवाज यहां भी उठा रहे हैं और सदन में भी उठाएंगे। अयोध्या की तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ताजमहल देखने पहुंचे, लेकिन उन्हें एंट्री नहीं दी गई। परमहंस दास ने ताजमहल का टिकट खरीदा, पर जैसे ही एंट्री गेट पर पहुंचे वैसे ही वहां तैनात सीआईएसएफ के जवानों ने उनको अंदर जाने से मना कर दिया। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें ब्रह्मदंड के साथ अंदर जाने से मना किया और कहा कि अंदर बिना ब्रह्मदंड के जा सकते हैं। वापसी में उन्हें ब्रह्मदंड सौंप दिया जाएगा, लेकिन परमहंस दास ब्रह्मदंड के साथ ही प्रवेश करना चाहते थे, जिसके बाद परमहंस दास ने वीडियो वायरल करके बताया कि जब वो एंट्री कर रहे थे तब वहां पर मौजूद स्टाफ ने उन्हें रोका और कहा कि आप भगवा कपड़े पहने हैं, इसलिए आपकी एंट्री नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक जो वहां पर लोग मौजूद थे उनका कहना है कि ब्रह्मदंड के साथ जाने की इजाजत नहीं है, इसलिए संत को रोका गया था। छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य के नाम से जानते हैं। श्री धाम अयोध्या से मैं आया हूँ। मैं यहाँ आया था चूंकि यह तेजो महल है, शंकर जी का मंदिर है, जिसको गलत इतिहास बताया गया बच्चों को कि ताजमहल नहीं, तेजो महल है और वहाँ शंकर जी की अभी भी पिंडी दबी हुई है। तो हमें चूंकि मैं भगवा पहना हूँ, तो यहाँ के जो पुलिस प्रशासन मिलिट्री वाले लोग थे वो बोले भगवा को अंदर नहीं जाने देंगे, अब आप ब्रह्मदंड लिए हैं, यहाँ सिर्फ टोपी वालों को अलाउ है। तो मजहब विशेष के लोगों को ज्यादा यहाँ महत्व दिया जाता है, दुर्भाग्य है। और भगवान चाहेंगे तो यह जो लोगों के अंदर जो है एक दुर्भावना पैदा हो गई है वो ठीक किया जाएगा। जय श्री राम। ज्ञान लिया इस घटना का, और जो सेकंड हाफ में हमारे स्टाफ ड्यूटी में थे उन सबसे हमने बात किया, उन सबसे संपर्क किया, बट हमारे एएसआई के सभी स्टाफ ने डिनाई किया कि इस प्रकार की घटना उनके संज्ञान में नहीं हुई थी। उसके बाद प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जो हमारा सिक्योरिटी स्टाफ था हमने उनसे भी बात किया, तो ये पता चला कि पश्चिमी गेट पे 5:30 बजे के आसपास एक स्वामी जी आए थे, उनके हाथ में कोई वस्तु थी। स्वामी जी के वस्त्र को लेकर के एएसआई के किसी स्टाफ ने या सिक्योरिटी किसी स्टाफ ने कोई टिप्पणी नहीं की है। अभी तक की जो जानकारी है, स्वामी जी से यह आग्रह किया गया कि जो उनके हाथ में वस्तु है उसको या तो लाकर में रखवा दें या वहां रख दें या बाहर कहीं रख दें, वो जाएं ताजमहल देखें, वापस आते समय अपना सामान ले जाएं। हम सभी जानते हैं कि ताजमहल पे दोनों तरफ से जो प्रवेश होता है, एक हाई सिक्योरिटी जोन होने के नाते फ्रिस्किंग होती है, किसी बैग में भी किसी तरह का छोटा सामान भी नहीं ले जाने दिया जाता है। तो संभवतः उसी चीज को देखते हुए सिक्योरिटी स्टाफ ने उनको रोका होगा और उनसे आग्रह किया था कि इसको छोड़ करके आप जाइए। वस्त्र को लेकर के मैं पुनः आश्वस्त करता हूं, एएसआई के किसी भी स्टाफ और सिक्योरिटी पर्सन ने कोई टीका टिप्पणी नहीं की है। वहीं दूसरी तरफ आगरा के राजा मंडी स्टेशन पर बनी मां चामुंडा देवी मंदिर का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। रेलवे ने इस पर अतिक्रमण को लेकर बात कही है, वहीं आस्था से जुड़े लोग किसी भी कार्रवाई के खिलाफ है। ऐसे में ना तो रेल विभाग पीछे हटना चाहता है और ना ही आम जनमानस अपनी आस्था से रेलवे को खिलवाड़ करने देना चाहते हैं। ऐसे में रेल यात्रियों को बढ़ाई जाने वाली सुविधाओं में कटौती हो रही है। इसके बाद आगरा रेल मंडल के प्रबंधक आनंद स्वरूप की ओर से लिखे गए एक चिट्ठी ने अब भूचाल ला दिया है। उन्होंने ये पत्र ट्वीट किया था, जिसके बाद से ये चिट्ठी तेजी से वायरल हो रहा है। इस पत्र में उन्होंने कहा कि शहर वासियों के लिए राजा मंडी रेलवे स्टेशन की सेवा बंद हो सकती है। डीआरएम रेलवे ने एक पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि राजा मंडी स्टेशन पर अवैध रूप से अतिक्रमण का कारण बन रहे चामुंडा देवी मंदिर को अगर वहां से नहीं हटाया जाता है तो यात्रियों को असुविधा होगी और इसे ध्यान में रखते हुए राजा मंडी स्टेशन बंद भी किया जा सकता है। स्टेशन के कुछ हिस्से पर स्थित यह मंदिर यात्रियों की आवाजाही में व्यवधान का कारण बन रहा है। उन्हें हम बता रहे हैं, उन्होंने जो भी कहा हमने उनकी बातें सुनी और अपनी बात ये रखी कि आप पहले वहां स्वतः आए,
माँ के दर्शन करें, आशीर्वाद लें। आप हिंदू हैं और हिंदू विरोधी कार्रवाइयों को बाद में करें, पहले आप दरबार में आकर के आशीर्वाद लें, उसके बाद आप देखें कि वहाँ की यथास्थिति क्या है। हमें मंदिर हटाने से न मतलब है, हम तो पूजा सेवा करते हैं, वहाँ जो भी प्रबंध सेवा समिति व्यवस्था देती है, आम पब्लिक वहाँ दर्शन करने आती है। अगर ऐसा कुछ भी करते हैं, कोई भी शासन या प्रशासन करते हैं, तो हम पहले भी इंटरव्यू दे चुके हैं और मीडिया में पेपर में निकाल चुके हैं कि स्थिति इसकी भयावह हो सकती है। ये कोई गली कूचे का मुद्दा नहीं है और हो सकता है कहीं ना कहीं ये पंजाब के तर्ज पे आंदोलन न चला जाए। तो शासन प्रशासन से निवेदन है, पहले उसे देखें, उसके बाद ही किसी प्रकार का कोई भी कदम उठाए। चलिए बढ़ते दूसरी खबर की ओर। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड दौरा तय हो गया है। दौरे के तहत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 3 मई को उत्तराखंड पहुंचेंगे और 5 मई तक उत्तराखंड में ही रहेंगे। 3 दिवसीय दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई कार्यक्रमों में प्रतिभाग भी करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से हरिद्वार में बने उत्तर प्रदेश के नए होटल का लोकार्पण कार्यक्रम होगा। साथ ही अपने पैतृक गांव विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर में अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रोटोकॉल मंत्री धन सिंह रावत ने योगी आदित्यनाथ के दौरे की पुष्टि की है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी 3 तारीख को उत्तराखंड में आने वाले हैं और जो हमारा भित्याणी राजकीय डिग्री कॉलेज है, जो कि उनके गुरुजी के नाम से है, उन्होंने उस कॉलेज की स्थापना की थी और अब सरकार ने उसको टेक ओवर किया है। वहाँ उनके मूर्ति का जो है अनावरण के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी भी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी भी आ रहे हैं और उसके लिए कल मैं वहाँ भी जा रहा हूँ तैयारी के लिए और एक अच्छा भव्य कार्यक्रम हम वहाँ करने। उत्तराखंड में लगातार बिजली कटौती का संकट है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले दिनों ऊर्जा विभाग की बैठक ली। बैठक में सीएम ने अधिकारियों से समस्या के तत्काल समाधान की बात कही। वहीं बिजली संकट को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने 1 सप्ताह के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान तैयार कर लिया है, जिसका परिणाम 1 हफ्ते में नजर आने लगेगा। नहीं, हमने अभी इसके लिए योजना बनाई है और आपने देखा होगा कि अगले 1 हफ्ते के लिए हमने इसमें कार्य योजना तैयार कर ली है और आगे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जो इस प्रकार का संकट आया है उसका हम क्राइसिस मैनेजमेंट करें और रास्ता निकालें। उत्तराखंड में बाल अधिकार संरक्षण आयोग का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें पॉक्सो अधिनियम को लेकर कार्यशाला हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आयोजित पॉक्सो एक्ट कार्यशाला में शिरकत की और कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यशाला में बाल विकास विभाग के मंत्री रेखा आर्य, पुलिस महकमे की महिला विवेचक, सब इंस्पेक्टर, डीजीपी समेत कई वरिष्ठ लोग मौजूद थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित कार्यशाला को लेकर मैं बधाई देता हूं। जो हमारे नौनिहाल हैं, हमारे आने वाले भविष्य हैं, उन सभी की सुरक्षा को लेकर, उनके संवर्धन को लेकर, उनके विकास को लेकर और निश्चित रूप से इससे एक जागरूकता भी आएगी और जो आज हमारे इन क्षेत्रों में जिन्होंने बाल संरक्षण के क्षेत्र में अच्छा काम किया है, अपना योगदान दिया है, उन सभी को यहाँ पर प्रोत्साहन के रूप में कि अन्य लोग भी उनसे प्रेरणा लेके ऐसे कामों को अंजाम दें, ऐसे कामों में अपना सहभाग करें, अपनी सहभागिता करें। उन सभी को हम लोगों ने यहाँ पर सम्मानित भी किया है। मैं बाल संरक्षण आयोग से जुड़े हुए सभी लोगों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की कार्यशाला में विभागीय मंत्री रेखा आर्य का 2 बच्चे पैदा करने का बयान एकाएक चर्चा में है। हालांकि 2 बच्चे परिवार में क्यों होने चाहिए, इसे लेकर मंत्री ने सफाई भी दे दी है। बाल विकास मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि परिवार में आजकल एक ही बच्चा देखने को मिल रहा है, लेकिन समाज में बेटा हो या बेटी 2 बच्चे होने चाहिए, जिससे बच्चे समाज को समझ सके। समाज का ताना बाना यदि हमें उस समझ को रखनी है तो निश्चित रूप से एक परिवार में यदि एक ही बच्चा होगा तो वो क्या बहन का महत्व समझेगा, या वो क्या अपने कजन का महत्व समझेगा, क्या वो भाई का महत्व समझेगा, क्योंकि समाज की सबसे छोटी इकाई एक परिवार होता है। और इस परिवार में यदि बहन भाई यदि सब प्रकार के फूल नहीं होंगे तो आप ही बताइए कि आगे चल के समाज के अन्य प्राणी को वो किस प्रकार का आचार व्यवहार का अनुपालन करेगा। ये सोचनीय प्रश्न है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा का 28 अप्रैल से गढ़वाल दौरा शुरू हो रहा है। 28 अप्रैल को सुबह 9 बजे मसूरी शहीद स्मारक में शहीदों को नमन कर अध्यक्ष दौरे की शुरुआत करेंगे। वहीं 9 मई को हरिद्वार में गंगा आरती के साथ अध्यक्ष का गढ़वाल दौरा खत्म होगा। दौरे को लेकर प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने जानकारी दी है कि इस दौरान ग्रास रूट के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करना उनकी प्राथमिकता होगी।
इधर भगवानपुर के डारा जलालपुर गांव में आज महापंचायत का ऐलान किया गया था, लेकिन पंचायत ना होने के बाद से ही पुलिस प्रशासन यहां पर अलर्ट नजर आ रहा है। सुबह से ही गांव में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। गांव के 5 किलोमीटर दायरे में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं जो भी व्यक्ति धारा 144 का उल्लंघन करते पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। डारा जलालपुर गांव में धारा 144 लागू होने के बाद सुबह सवेरे से ही भारी पुलिस फोर्स की तैनाती यहां पर नजर आ रही है। धर्म जाति को लेकर स्थिति कंट्रोल में रहे, यही कारण है कि ये धारा 144 लगाई गई है। उसमें 14 लोग अरेस्ट हुए हैं, बाकी 7 एब्सकॉन्डेड हैं, जिसका शायद कोर्ट से एनपीडब्ल्यू है। कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन हमेशा से संवेदनशील रहता है और जो उस दिन रात में जो घटना हुई थी वो भी ऑल ऑफ सडन हुई थी। अन्यथा जितने भी आयोजन होते हैं बाकायदा उनकी परमिशन दी जाती है, पर्याप्त मुश्किल की व्यवस्था की जाती है। ऑल ऑफ सडन एक घटना हुई थी और महत्वपूर्ण घटना से ज्यादा ये होता है कि प्रशासन ने उसके प्रति कैसा अपना रिस्पॉन्स दिया और प्रशासन द्वारा तत्काल और रात में 11:30 बजे मैं और एसपी सारी फोर्स यहाँ पर खुद आ गए थे और परिस्थितियों को हम लोगों ने संभाला था। कोई ऐसी अनकवर्ड इंसिडेंट नहीं होने पाया और उन चीजों को कानून के हिसाब से अपना कार्य। चलिए, इसके साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।